19वीं सदी के लोगों ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी जंग भी देखी थी जो 10-20 साल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 38 यानी 38 मिनट तक चली थी। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी जंग की खबर कहीं तक पहुंचने से पहले ही जंग खत्म हो गई हो। अफ्रीका में लड़ी जाने वाली एंजेलो ज़ैंज़िबार वॉर को गिनीज बुक की तरफ से दुनिया की सबसे छोटी जंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। पर सवाल ये उठता है कि एंजेलो ज़ैंज़िबार की ये तारीखी जंग किन दो देशों के दरमियान हुई थी और मैं सिर्फ पौने घंटे के अंदर अंदर इसका फैसला कैसे हो गया। मिस्ट्री शो में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट दानिश। दोस्तों, ये तारीखी जंग इस आइलैंड पे हुई थी जो कि इंडियन ओशन में ज़ंजीबार के नाम से एक आइलैंड कंट्री हुआ करता था। ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ज़ंजीबार सल्तनत ओमान के अंडर में होता था। उस टाइम पर मतलब ओमान के कंट्रोल में हुआ करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसी पावर की कि जिसने पॉलिटिकल के जरिए ज़ंजीबार और ईस्ट अफ्रीका पर अपना राज्य चलाने के लिए कोशिश की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रूलर की, मतलब ब्रिटिश एम्पायर की। ईस्ट अफ्रीका समेत ज़ंजीबार आइलैंड पर ब्रिटिश एम्पायर की बहुत पहले से नजर थी। उनको यहाँ की स्ट्रेटेजी की लोकेशन का फायदा उठाकर यहाँ के कीमती रिसोर्सेज को कैसे भी करके अपने कंट्रोल में लेकर आना था उन लोगों को, ब्रिटिश को। ब्रिटिश खुद काफी ज्यादा एडवांस समझते थे अपने आप को, खास तौर पर ईस्टर्न कंट्री के मुकाबले होते थे उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा, यानी इंडिया, अफ्रीका और कई अरब देशों के मुकाबले अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते थे। लेकिन जंजीबार जो था आइलैंड, वो ओमान के कंट्रोल में था और ब्रिटिश का ख्वाब ये जब तक पूरा नहीं हो पाता जब तक इसको ओमानी एम्पायर के कंट्रोल से बाहर नहीं किया जाता, यानी कि आजाद नहीं किया जाता। उस वक्त ओमान के सुल्तान थे, उनका नाम था सईद बिन सुल्तान। ये एक बहुत ही निडर और अपने उसूलों पर पक्के और किसी भी तरीके से समझौता न करने वाले शख्स थे। यही वजह थी कि अक्सर ये लॉयन ऑफ ओमान के लकब से भी जाने जाते थे। अब जाहिर है इनके रहते हुए ब्रिटिश एम्पायर का ओमान के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना नामुमकिन था। 1865 में जब इनकी मौत होती है तो ओमान के तख्त के लिए इनके बेटों में फूट पड़ जाती है आपस में, और यही वो पॉइंट था जहां ओमान दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। बड़े बेटे थुवेनी बिन सईद ने ओमान का तख्त संभाल लिया और छोटे बेटे माजिद बिन सईद ने जंजीबार को ओमान से अलग करके एक नया मुल्क बना दिया, मतलब एक अलग देश बना दिया। जंजीबार जो पिछले कई सदियों से ओमान के अंडर था, ओमान के हिस्सा था। माजिद बिन सईद के इस फैसले से कई अरब सुल्तानों ने जंजीबार को नया मुल्क एक्सेप्ट करने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उन्होंने फौरन माजिद बिन सईद के सर पर अपना हाथ रखा और जंजीबार को एक नया मुल्क तस्लीम भी कर लिया। कैसे भी करके ब्रिटिश एम्पायर अब यहाँ की पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहता था अपना, और उसकी एंट्री हो भी जाती है। जंजीबार की मेन सोर्स ऑफ इनकम जो थी, यहाँ मौजूद दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट थी, यानी कि वो मार्केट यहाँ पर गुलामों की ट्रेडिंग होती थी। ये दुनिया की आखिरी मार्केट थी। गुलामों को अफ्रीका के मेनलैंड से जंजीबार आइलैंड तक रस्सियों से बांध कर लाया जाता था। शिप में अक्सर गुलाम जो होते थे अपनी रस्सियां खोलकर इंडियन ओशन में छलांग लगा देते थे, मतलब कूद जाते थे समुद्र में। कई बीमार भी पड़ जाते थे और कई तो सिर्फ 40 किलोमीटर के छोटे से एक सफर के दौरान ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, मतलब घुट घुट के मर जाते थे। उनकी लाशों को बेदर्दी से समुद्र में फेंक दिया जाता था। जंजीबार में मौजूद गुलामों की मार्केट में इनको बेचा जाता था और यही खरीद फरोख्त की जाती थी। यहाँ छोटे छोटे शहर में कई सौ गुलामों को थोड़ी सी हवा और बिना खाने पीने के बंद रखा जाता था। गुलामी की बोली ऐसी लगती थी कि उनको लाइन से खड़ा करके दरख्तों से बांधे जाता था और फिर हर किसी को जोर जोर से कोड़े मारे जाते थे। अक्सर आपने फिल्मों में भी इस तरीके के सीन देखे होंगे जिसमें बलदार ज्यादा होती थी और वो कोड़े खाने के बाद भी रोता या चिल्लाता नहीं था, उसके दाम ज्यादा होते थे। मतलब जो जितना मजबूत उसके उतने दाम ज्यादा।
अब साल गुजरते जाते हैं, जंजीबार के सुल्तान भी अब बदलते चले गए। उनका मेन इनकम सोर्स जो था स्लेव मार्केट से, और सबसे बढ़कर ब्रिटिश जो सपोर्ट थी वो इनकी मेन सोर्स थी। सुल्तान के लिए जंजीबार में एक आलीशान महल बनाया गया था जो कि बिल्कुल ही सी फ्रंट पर था, मतलब समुद्र के सामने। इस महल में सुल्तान के लिए हर वो फैसिलिटी मौजूद थी जिसको उस वक्त इमेजिन करना भी बहुत पॉसिबल नहीं था उस वक्त के लोगों के लिए। और सबसे बढ़कर ये पैलेस ईस्ट अफ्रीका में वो पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मौजूद था, मतलब उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इस महल में ज्यादातर लकड़ी का काम हो रखा था और इसमें मौजूद तमाम बिल्डिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी, मतलब एक ब्रिज से। अब इस पॉइंट पे ब्रिटिश का जंजीबार की जो स्लेव मार्केट है उसको लेकर दुनिया में एक काफी बुरा इंप्रेशन जा रहा था, क्योंकि वही तो थे जो जंजीबार के सुल्तान को सपोर्ट करते थे ब्रिटिश। लिहाजा उन्होंने जंजीबार के सुल्तान पर प्रेशर डालना शुरू किया कि वो स्लेव मार्केट को बंद कर दें, मतलब कि गुलामों की खरीद फरोख्त को। काफी कोशिश और एग्रीमेंट के बाद 1873 में दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मतलब बंद कर दिया गया था 1873 में। इन सब में एक बात तो क्लियर थी कि ब्रिटिश का जंजीबार पर कंट्रोल काफी मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि उनके कहने पर ही वो बंद हुआ था। अब आती 25 अगस्त 1896, जंजीबार के जो जो जंजीबार के जो सुल्तान थे उनकी अचानक मौत हो जाती है और उनको उनके कजन खालिद बिन बरगस ने जहर देकर मारा और खुद सुल्तान बनकर बैठ गया था जंजीबार का, वो भी बिना ब्रिटिश की मर्जी के। मतलब ये सारा काम हुआ था, इसमें ब्रिटिश इंक्लूड नहीं थे और ब्रिटिश चाहते थे कि अगला सुल्तान भी उन्हीं की मर्जी से बैठे जंजीबार में, और इस काम के लिए उन्होंने हमूद बिन मोहम्मद को चुना भी था। ब्रिटिशर्स को खालिद बिन बरगस जो थे उनकी साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने उसके महल में ही एक पैगाम भिजवाया जिसमें सीधी सीधे धमकी दी गई थी ब्रिटिश की तरफ से। धमकी में बोला गया था कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे तक महल खाली कर दो, महल मतलब खाली हो जाना चाहिए। जंजीबार के नए सुल्तान खालिद ने अपनी फोर्स इकट्ठी की और महल में खुद को बंद कर दिया। धमकी के साथ ही जंजीबार आइलैंड पर ब्रिटिश की जो नेवी शिफ्ट होती है वो चारों तरफ से घेर लेती है जंजीबार आइलैंड को। अब अगली 2 रातें होती हैं, महल में काफी टेंशन भरी रहती है खासकर सुल्तान के लिए। 27 अगस्त की सुबह 8 बजे यानी कि अल्टीमेट खत्म होने से महज 1 घंटा पहले ब्रिटिश काउंसिल के जो सुल्तान के पास आते हैं और सुल्तान की तरफ एक पैगाम लाते हैं जिसमें लिखा था कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, मतलब बातचीत से मामला रफा दफा करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है अगर तुम हमारे दिए हुए हुक्म को मानो। मतलब अब जंजीबार का बादशाह ब्रिटिश को हुक्म मानेगा। 8:30 पे खालिद ने एक और पैगाम भेजता है कि मेरा जंजीबार के तख्त को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश हमसे जंग लड़ने की हिम्मत या गलती कर सकेंगे। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया है कि हमारा भी हमला करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमला नहीं कर सकते। इस वक्त जंजीबार के आलीशान महल के बाहर 2800 कुर्स 2800 जो गार्ड्स थे वो मौजूद थे। इसमें कुछ सिविल लोग भी और कुछ महल के अपने जो गार्ड्स होते हैं और कई सौ सुल्तान के अपने सर्वेंट, जो सुल्तान के अपने सर्वेंट और गुलाम होते हैं वो शामिल थे। इसके साथ साथ रॉयल नेवी को टक्कर देने के लिए सुल्तान के महल के बाहर इंडियन ओशन में एक शिप भी खड़ी हुई थी। ये उस वक्त 32,000 पाउंड्स की HHS ग्लासन रॉयल यार्ड थी जो 1873 में क्वीन विक्टोरिया की तरफ से जंजीबार के सुल्तान को गिफ्ट की गई थी, मतलब हदिया दी गई थी। इसके अलावा जंजीबार की 2 स्टीम बोट्स भी ब्रिटिश रॉयल नेवी को टक्कर देने के लिए मौजूद थी। ठीक 9 बजे जब सुल्तान को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो जाता है तो ब्रिटिश नेवी की 2 क्रूज शिप, 3 गन बोट्स और 150 मरीन्स आइलैंड की ओर बढ़ना शुरू कर देती हैं। इन 150 लोगों का मुकाबला सुल्तान के 2800 गार्ड्स के साथ था, मतलब जो अंग्रेज थे उनके 150 लोग
और सुल्तान के 2800 गार्ड्स। अब ठीक 9:20 पे तीनों गेट्स रन यश और अंधाधुन फायर शुरू हो जाती है। पहले हमले में महल के अंदर 12 फाउंडर कैनन को तबाह कर दिया जाता है। हमले में सुल्तान की रॉयल गार्ड HHS गिलासों को भी एक ही झटके में खत्म कर दिया, मतलब अंग्रेजों के एक ही झटके में तबाह कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि वो हार्बर पर खड़ी थी, यहाँ पर पानी कम होता है, इसीलिए उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था पानी के भारी रह गया था। गिलास्को के क्रू ने फौरन ब्रिटिश फ्लैग दिखाकर खुद को सरेंडर कर दिया एक तरीके से। ब्रिटिशर्स का प्लान था कि सुल्तान खालिद बगज को अरेस्ट करके उसको इंडिया लेकर जाएंगे, मतलब भारत लेकर आएंगे। लेकिन पहली फायर पर सुल्तान अपने दूसरे अरब साथियों के साथ चोरी छुपे महल से रफू चक्कर हो जाते हैं, मतलब फरार हो जाता है। अब सुल्तान की 2800 आर्मी में से सिर्फ 500 सोल्जर ही हैवी बमबैंड की वजह से मारे गए, और जो ब्रिटिश नेवी होती है उसकी टोटल 500 सेल्स, 4100 मशीन गन के राउंड्स और 1000 राइफल फायर किए गए थे। और 9:37 पे ब्रिटिश सोल्जर्स की महल के अंदर एंट्री भी हो जाती है, जिस पर बचे हुए पहले स्क्वाड्स ने भी सरेंडर कर दिया था अपने आप को। ठीक 1 मिनट के बाद 9:38 पर ब्रिटिश मेरीज ने महल की छत पर लगा हुआ सुल्तान का जो झंडा होता है उसे भी उखाड़ दिया, और यहीं पर 38 मिनट पूरे होते हैं और 38 मिनट तक चलने वाली जंग में अपने अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं, मतलब खत्म हो जाती है। और हैरत की बात ये होती है कि जहां इस पूरी जंग में सुल्तान के 500 लोग मारे गए थे, वहीं पर ब्रिटिश नेवी का सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक सिर्फ जख्मी हुआ था, मरा नहीं था, सिर्फ जख्मी हुआ था। बाद में मालूम पड़ता है कि सुल्तान खालिद बिन बरगस ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर पनाह ली है, और उस वक्त ईस्ट अफ्रीका में 2 बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक तो थी ब्रिटिश रूलर की ताकत और दूसरी थी जर्मन। और वहां पर महल पर ब्रिटिश ने कब्जा जमा लिया था, और उसके फौरन बाद उसी दिन अपने पसंद के सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को भी जंजीबार का नया सुल्तान मुकर्रर कर दिया था। इतिहास में लड़ी जाने वाली इस 38 मिनट की जंग में जंजीबार में भारी ब्रिटिश रूल का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया था इसी दौर में। इसके बाद जंजीबार ब्रिटिशर्स ने एक इनडायरेक्टली कॉलोनी बनकर सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद की सरबराही में चलती रहती है, और अगले 10 सालों में 17,200 जंजीबारी गुलामों को आजाद करके जंजीबार के कोने कोने से स्लेव कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंका था अंग्रेजों ने। 18 और 19 सेंचुरी में ब्रिटिश ने जिन जिन मुल्कों पर कब्जा किया था, मतलब जिन जिन मुल्कों पर कब्जा करा था, उन पर अपनी कॉलोनी बनाया था, इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को फायदा हुआ या नुकसान, ये आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, इसे मुझे आप खुद बता सकते हैं। उम्मीद है मिस्ट्री शो की ये वीडियो आपको भरपूर और लाइक शेयर करेंगे, और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी कोई अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।